हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है, उसमें हम आज इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर दूसरा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1997 से लेकर के 1998 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न को कंप्लीट कर रखा है और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो कि हमारा यूनिट 1 में है। इस तरीके के हमारे पास टोटल कितने यूनिट, तो 4 यूनिट रहने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो रहेगा हिस्ट्री का, जो कि हमारा भी चल रहा है। हिस्ट्री में हम 4 टॉपिक यानी कि 4 सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एशियंट कंप्लीट हो चुका है, मिडिवल भी कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न भी कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा करंट में 4th सीरीज चल रहा है, जो कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर हम बात करें एशियंट हिस्ट्री की, इसमें इन 27 साल में 137 सवाल पूछे गए प्रीलिम्स के अंदर। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इन 27 ईयर्स में 108 क्वेश्चंस पूछे गए। मॉडर्न की बात करते हैं तो इसमें 121 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए इन 27 साल से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1995 से लेकर के 2021 तक में 121 क्वेश्चन सिर्फ किससे पूछे गए, मिडिवल हिस्ट्री से। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए इन 27 ईयर्स में वो पूछे गए इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि 190 क्वेश्चन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 3 साइड से पूछे जा रहे हैं, आपका एक एशियंट, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और सबसे ज्यादा किससे पूछे गए, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया। और जो हमारे बाकी के जो और 5 यूनिट रहेंगे, यानी कि अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें वो रहेगा हमारा पॉलिटी का, और यूनिट थर्ड किसका रहेगा, यूनिट थर्ड रहेगा हमारा जियोग्राफी का, और यूनिट फोर्थ जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा सी सेट का। वो किसका रहेगा, हमारा सी सेट, जिसमें हम मैथ्स और जो भी पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस है तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि सी सेट एक सबसे ज्यादा सेकंड जो पेपर है हमारा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें मात्र आपको 200 नंबर में से आपको 33% लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। और जो हमारा पेपर फर्स्ट रहता है वो आपका कट ऑफ लिस्ट के अंदर में रहता है। यदि आप जनरल से हैं तो आप 110 का टारगेट लेके चलिए, यानी कि आपको फर्स्ट पेपर में प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में आपको, अगर आप 110 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप क्या है, एक सेफ जोन में कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। तो इसीलिए जो मेन मेन सब्जेक्ट है उसके हम 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर को क्या कर रहे हैं, हम सीरीज बाय सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि यूनिट बाय यूनिट आप कह सकते हैं डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले की आप ये समझिए कि जो हमारा यूनिट 1 में तो हम ये 4 सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट था। और यूनिट 2 जो आप स्टार्ट करेंगे जब हमारा फोर्थ जो सीरीज है इंडियन नेशनल मूवमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो कि कहां कहां से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें जो कि हमारा यूनिट 2 होगा, पॉलिटी में यूपीएससी ने इन 27 ईयर्स में टोटल कहां कहां से क्वेश्चंस पूछा है। सबसे पहला पूछा है आपसे आपसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आपका इंडिया एंड वर्ल्ड, ये दोनों केस में। फिर कहां से पूछा है, फिर आपसे पूछा जाएगा, फिर हम क्वेश्चन जो देखेंगे इसमें वो रहेगा हमारा पंचायती राज, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। फोर्थ जुडिशरी
एंड लीगल राइट्स, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है एंड जो भी इश्यूज है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी की प्रीलिम्स में पॉलिटी से रिलेटेड। अगर फिर जब हम ज्योग्राफी का यूनिट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा यूनिट हार्ड होगा, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी। तो इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को या कौन कौन से सीरीज डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, कि फिजिकल ज्योग्राफी से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में किस तरीके से सवाल और कहाँ से पूछे हैं। ये सारे हम 27 ईयर्स तक के ही डिस्कस करेंगे, 1995 से लेकर के 2021 तक। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें किसके बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उसके बाद हम जो हमारा फोर्थ होगा वो होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और जो फोर्थ होगा हमारा सीरीज वो होगा हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब जो हमारा यूनिट 4 होगा, जो कि हमारा होगा सी सेट। सी सेट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इसमें सीरीज चलेगा, वो चलेगा हमारा मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हम अर्थमेटिक, अर्थ, फिर जो हमारा थर्ड सीरीज होगा यूनिट 4 का, उसमें हम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो फोर्थ सीरीज जो हमारा सी सेट का चलेगा वो चलेगा आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। फिर जो हमारा नेक्स्ट चलेगा इसी में सी सेट में, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं फिर टाइम एंड वर्क। फिर चल रहेगा हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद जनरल जनरल कंपेरिजन, कंपेरिजन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सी सेट के भी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यानी कि हर एक यूनिट में क्या रहेगा, आपका कुछ सीरीज रहेगा, जिस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में भी आपके पास 4 सीरीज रहेंगे, जो कि हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इस तरीके से हर एक यूनिट का अपना सीरीज होगा, जिससे हमारा क्या होगा, अप्रोक्स ये आइडिया लग जाएगा किस यूपीएससी का सिलेबस जो है उसमें से किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चंस उठा रही है। क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हो तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो यही कहते हैं कि आप सबसे पहले सिलेबस एनालाइज कीजिए कि सिलेबस आपसे कहता क्या है या सिलेबस कितना पूछा जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है जो सेकंड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस पेपर देखिए कि किस फील्ड से यानी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पुट अप हो रहा है या एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस निकाल करके पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो बेसिक और जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटेजी की, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी की, उसको हम यूनिट वाइज और उसको सीरीज वाइज क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए जाएंगे। और इससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि सिलेबस में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन सा है। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात कीजिए या आप पीएससी की बात कीजिए, ये जो स्टेट लेवल पे और जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स दिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आपको एक हाई प्रोफेसर जैसी जो पोस्टेस मिलती है, उसके सिलेबस 100% कवर अप कर पाना काफी ज्यादा टफ है। इसलिए जो आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं या जो एक अटेम्प्ट में निकालते हैं, आप उनकी जो स्ट्रेटेजी देखिएगा, उनकी जो मेन स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि वो सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके जो सिलेबस है उसको 60% तक लेकर के आते हैं और उसमें ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, और उसी को वो क्या करते हैं, बार बार रिपीटली पढ़ते हैं और उसको रिविजन करते हैं, जिससे कि उनका जो एक तो सिलेबस रिड्यूस थोड़ा कम हो जाता है और उनको टाइम मिल जाता है उसको बार बार रिविजन करने के लिए। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होने की वजह से क्या है, रिविजन का टाइम नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसका बार बार रिविजन करें, तो वो उसके लिए आपके पास काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितने भी जो वन टाइम पे जो क्रैक कैंडिडेट्स होते हैं, जो वन टाइम में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और फिर वो अपनी जो एक्सपीरियंस बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस यही रहता है कि वो पहले क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके रखते हैं और उसमें 60% सिलेबस को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक उन्हें सबसे अच्छे से कंप्लीट करना है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर, वो आपको इसी चीज में हेल्प करेगा कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में, ये समझने में कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन 27 साल में पूछे गए 137 क्वेश्चन। मेडिवल से पूछे गए मात्र 108 क्वेश्चन। मॉडर्न से पूछे गए 121 क्वेश्चन। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे के निकले 190 क्वेश्चन। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के नंबर को देखिए तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, वो आपका क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरे नंबर पे आपका क्या निकल के आता है, एशियंट। और तीसरे नंबर पे आके निकल के आता है आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरीके से जो हमारे और भी जो 4 यूनिट है, जिसको हम यूनिट वाइज कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे, आपको इसी चीज में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम 1996 से लेकर के, सॉरी 1997 से लेकर के 1998 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1995 और 1996 के क्वेश्चंस को क्या रखा है, कंप्लीट कर रखा है। उस सबका वीडियो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं, 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक की पॉलिटी कंप्लीट की जा चुकी है एनसीईआरटी की, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हमारा 12th क्लास की पॉलिटी चल रही है, जो कि हमारा फर्स्ट बुक है, कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें अभी हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा कोल्ड वॉर। कल इसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फोर्थ पार्ट। इस तरीके से हमारा हम 12th क्लास के चैप्टर को भी, 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक एम लक्ष्मीकांत हम पैरेलल में लेकर के चल रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया है। और आपको इन दोनों पार्ट का एक कंप्लीट टेस्ट भी मिल जाएगा 2 पार्ट में, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आज का सीरीज, जो कि 2 साल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 1997 और 1998 का। और नेक्स्ट संडे हम डिस्कस करेंगे 1999 का और 2000 के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 1997 में पूछा गया था। इसमें आपको क्या करना है, 2 लिस्ट दे रखे यानी कि 2 कॉलम दे रखे हैं। एक साइड आपका रिपोर्ट है और दूसरी साइड आपका क्या है, इवेंट है यानी कि घटना दे रखा है। उसको आपको करेक्टली मैच करना है। और पहला है यानी कि ए है, वल्टर कमेटी रिपोर्ट। फर्स्ट है जलियांवाला बाग मैसूर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी है प्रोटोक कमेटी रिपोर्ट। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन स्टेट एंड पैरामाउंट पावर।
सी है हंटर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, तीसरे पे आपका वर्किंग ऑफ डायरेक्टरी एज लाइट डाउन इन द मेंटोगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि मेंटोगू क्लेम्सफोर्ड सुधार में यथा निर्धारक वैध शासन की स्थापना। डी है आपके पास मिडिमैन कमेटी रिपोर्ट। फोर्थ है आपके पास द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड कॉन्टेंटलिस्ट ऑफ इट्स फर्दर प्रोग्रेस, यानी कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास और इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इसको आपको करेक्टली मैच करना है, यानी कि रिपोर्ट को उसके इवेंट से आपको करेक्टली मैच करना है। इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए है ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 1 से, डी का 4 से। बी है आपके पास ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 3 से। ऑप्शन सी है ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 से, डी का 4 से। और ऑप्शन डी है आपके पास ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 3 से। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्टली मैच है। इस तरीके से अगर हम बात करते जो बल्टर कमेटी रिपोर्ट था वो किसके लिए था, तो जो इंडियन स्टेट और जो पैरामाउंट पावर के बीच में जो रिलेशंस था उसके लिए कौन सी कमेटी रखी गई थी, तो बल्टर कमेटी रिपोर्ट रखा गया था। दूसरा जो है ऑप्शन बी जो है, जो हर्टॉग कमेटी रिपोर्ट है वो किसके लिए, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड पॉइंटेलिस्ट, यानी कि पॉइंटेलाइसिस्ट ऑफ इट्स फर्दर प्रोसेस, यानी कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास और इसके बढ़ते प्रभाव की जो संभावनाएं थी उसके लिए। हंटर इंक्वायरी कमेटी की बात करें तो ये हमारे जलियांवाला बाग मैसूर के लिए था। मिडिलमैन कमेटी की बात करते तो वर्किंग ऑफ डायरेक्टरी एज लाइट डाउन द मेंटोगो जेम्स रिफॉर्म के लिए था। तो इसलिए जिसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले आप आंसर देखने से पहले आप पहले आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फिर देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। यदि आपका आंसर सही है तो अच्छी बात है कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर गलत है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इससे आपको ये डायरेक्शन मिलता रहेगा कि आपको किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर देखने से पहले इसका आंसर, करेक्ट आंसर या जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 1997 का ही है। इसमें आपको बताना है कि जो पूना पैक्ट साइन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट और महात्मा गांधी के बीच में 1934 में, वो किस चीज यानी कि उसने क्या प्रदान किया था या उसके द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन ए है भारत के लिए संप्रभुत्व की स्थापना का निर्माण। ऑप्शन बी है सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द हरिजन्स, यानी कि हरिजनों के लिए एक अलग मतदाता। और ऑप्शन डी है ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशंस ऑफ हरिजन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पूना पैक्ट साइन किया गया था, यानी कि आप ये समझो पूना पैक्ट साइन एग्रीमेंट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, वो इस बिलीव पे हुआ था, बिहार पे हुआ था कि जो दलित है वो डिप्रेस्ड क्लासेस और जो अपर कास्ट है हिंदू लीडर्स, उन दोनों के बीच में था, जिसमें रिजर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रो सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट, यानी कि जितने भी जो छोटे कास्ट थे उनके सीट्स की रिजर्वेशंस के बेस पे किया गया था। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगर हम बात करें जैसे देखिए सितंबर 1932 में दबे कुचले जो वर्ग की ओर से क्या है अंबेडकर द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। पैक्ट में दलित वर्गों के लिए क्या है एक अलग निर्वाचित का परित्याग कर दिया गया था, लेकिन दलित वर्गों के लिए क्या है आरक्षित सीटें प्रांतीय और राज्य विधानसभा में दोनों में बढ़ा दी गई थी। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। 25th क्वेश्चन में आपको ये बताना है, एक साइड इवेंट है और दूसरी साइड उसका रिजल्ट है, उसको करेक्टली मैच करना है। ए है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, बी है साइमन कमीशन, सी है चोरी चोरा इंसिडेंट और ऑप्शन डी है डांडी मार्च। पहले पे है कंट्री वाइज एरिगेशन, यानी कि देशवार आंदोलन। बी है विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, यानी कि किसी आंदोलन को वापस लेना। तीसरा है केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि सांप्रदायिक इलेक्ट्रोलाइट्स। फोर्थ है आपके पास केमिकल आउटब्रेक्स, यानी कि सांप्रदायिक प्रकोप। फिफ्थ था आपके पास इलीगल मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक का अवैध निर्माण। अब इसको करेक्टली मैच करना है इवेंट को उसकी रिजल्ट के साथ।
ऑप्शन ए है ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 5 से, डी का 2 से। ऑप्शन बी है ए का 4 से, बी का 1 से, सी का 2 से, डी का 3 से। ऑप्शन सी है ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 5 से। ऑप्शन डी है ए का 3 से, बी का 1 से, सी का 2 से, डी का 5 से। तो इसमें आपको करेक्टली मैच करके बताना है। इसका जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि आप ये समझिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या वो है ऑप्शन डी। ए का जो करेक्टली मैच होगा वो किससे होगा, 3 से। यानी कि जो इवेंट था मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म वो किससे रिलेटेड, उसका परिणाम क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, सांप्रदायिक यानी कि केमिकल इलेक्ट्रोलाइट से था। बी का किससे था, 1 से। यानी कि जो साइमन कमीशन था वो कंट्री वाइज क्या था, एरिगेशन था। सी यानी कि सी का किससे था, 2 से। यानी कि जो चोरी चोरा इंसिडेंट था वो क्या था, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, जिसने आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद। फिर था डी का 5 से, यानी कि जो डांडी मार्च था वो डांडी मार्च किस चीज के लिए था, जो इलीगल मैन्युफैक्चर्स ऑफ जो सॉल्ट किया जा रहा था उससे रिगार्डिंग में था। जिसको लीड किसके द्वारा किया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि डांडी मार्च की वो जो लीड किया गया था वो किस पर्सन के द्वारा किया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब जैसे इसका कुछ टाइम पीरियड, जो अगर हम बात करते हैं मॉडली मिंटो रिफॉर्म, ये कब आया था, 1990 में हुआ था, सॉरी 1909 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927, चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में हुआ था, और डांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में हुआ था। 26 क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ये भी 1997 में ही पूछा गया था। इसमें आपको करेक्टली मैच करना है। एक साइड आपका इवेंट है और दूसरे साइड उसका ईयर दे रखा है। और पहला है यानी कि ए है सूरत विभाजन यानी कि सूरत स्प्लिट 1929, केमिकल अवार्ड सांप्रदायिक पुरस्कार 1928, ऑल पार्टी कन्वेंशन 1932, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1907 और 1905। इसको आपको करेक्टली मैच करना है। ऑप्शन ए है ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 5 से। ऑप्शन बी है ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का 1 से। ऑप्शन सी है ए का 2 से, डी का 5 से, सी का 4 से, डी का 1 से। ऑप्शन डी है ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 3 से। इसको आपको करेक्टली मैच करना। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका करेक्टली मैच क्या था। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो ये देखिए, ए का किससे, ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 1 से। यानी कि जो सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 1907 में सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको किसके द्वारा प्रेसिडाइज किया गया था, रास बिहारी घोषे के द्वारा। केमिकल अवार्ड की बात करते हैं, ये अनाउंस किया गया था किसके द्वारा, रामन से एमसी डोनाल्ड के द्वारा अगस्त 1932 में। पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन हुआ था वो पास किया गया था 1929 में, किसके सेशन में, सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और किसके, कहां पे, लाहौर में। और किसके द्वारा प्रेसिडाइड किया गया था ओवर द, ये नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 27th क्वेश्चन डिस्कस 27th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 27th में आपको दो, एक लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 को आपको करेक्टली मैच करना है। चटगांव सशस्त्रागार पर छापा, और एक साइड पे आपके क्या दे रखा है, लीडर्स के नाम दे रखा है। इधर आपका इवेंट है, कौन सी घटना हुई थी, और इधर आपके लीडर्स के नाम दे रखे हैं, उसको आपको करेक्टली मैच करना। ए है चटगांव आर्मोरी रेड यानी कि चटगांव शस्त्रगार पर छापा। बी है काकोरी साजिश, ऑप्शन यानी, और सी है यानी कि लाहौर पंचतंत्र, और डी है गदर पार्टी। लिस्ट 2 में देखते हैं। फर्स्ट पे है लाल हरदयाल, बी है जतिन दास, दूसरे पे जतिन दास, तीसरे पे सूर्य सेन, चौथे पे राम प्रसाद बिस्मिल, और फोर्थ पे है वासु डिगो पाडगे यानी कि फाड़गे, वासुदेव फाड़गे। तो इसको आपको करेक्टली मैच करना है। ए है, ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 5 से। ऑप्शन बी है ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का 5 से।
ऑप्शन सी है ए का 3 से, बी का 4 से, डी का 2 से, डी का 1, सॉरी सी का 2 से, डी का 1 से। ऑप्शन डी है ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 3 से, डी का 1 से। अब आपको उसको करेक्टली मैच करना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 1 से करेक्टली मैच है। अगर हम बात करते हैं चटगांव आर जो हार्मोनी रेड था वो किसके द्वारा लीड किया गया था, वो किया गया था सूर्य सेन के द्वारा लीड किया गया था। काकोरी रिजोल्यूशन था जो कि एक ट्रेन रॉबरी था, वो काकोरी और क्या था आलमनगर के बीच में जो कि नियर लखनऊ के पास पड़ता, वो 9 अगस्त 1925 में किया गया था। ये एक ट्रेन रॉबरी था, यानी कि ट्रेन में डकैती की गई थी। इस रॉबरी के कन्वेंस्ट की बात करते तो राम प्रसाद बिस्मिल थे और असफा उल्लाह खान कौन थे, इससे बिलोंग करते यानी कि असफा उल्लाह खान जो कि बिलोंग करते थे हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन से। अगर जतिन दास के द्वारा बात करते हैं, जतिन दास को अरेस्ट कर लिया गया था किसके द्वारा, जो हमारा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज था उसके तहत क्या है, जतिन दास को अरेस्ट कर लिया गया था और इम्पोज किया गया था लाहौर के जेलों में, यानी कि लाहौर के जेल में इन्हें इम्पोज यानी कि कैद कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। टू बी ट्राइड अंडर द सप्लीमेंट्री लाहौर कंस्पेरी केस, यानी कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, जतिन दास की जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इन्हें एक तो गिरफ्तार किया गया था और पूरक लाहौर षड्यंत्र मामले के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया था और लाहौर के जेल में इन्हें कैद किया गया था। गदर पार्टी के अगर फाउंडेशंस की बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सोहन सिंह भांगका थे और लाल हरदयाल इसके को फाउंडर थे किसके, गदर पार्टी के। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम 28 क्वेश्चन के बारे में, ये भी 1997 में ही पूछा गया था। इसमें आपको ये बताना है कि जो MC चीतलवाड़ा और BN राव और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके यानी कि इसके प्रतिष्ठित सदस्य थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी है ऑल इंडियन नेशनल रेबलर फेडरेशन, ऑप्शन सी है मद्रास लेबर यूनियन और ऑप्शन डी है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण खोगले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया था और जितने भी जो अभी सदस्य के नाम दिए थे वे सभी सदस्य इनसे जुड़े हुए थे। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 1998 में पूछा गया था। इसमें आपको 3 इवेंट्स दिए गए, इन तीनों को आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज यानी कि इसके टेनवर यानी कि इसके कार्यक्रम यानी कि कार्य इसके काले क्रम से आपको लगाना है। जैसे कि पहला है आपके पास तिलक की होम रूल लीग, कर्णगत मारू हादसा और तीसरा है महात्मा गांधी का भारत में आगमन। आपके पास ऑप्शन है, पहला है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 1, ऑप्शन सी है 2 1 3 और ऑप्शन डी है 2 3 1। तो इसको आपको करेक्टली टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगाना है सीक्वेंस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम बात करते हैं कर्ण गतमारू हादसा कब हुआ था, सितंबर 1914 में हुआ था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे। तिलक होम रील कब हुआ था, अप्रैल 16 में हुआ था। तो इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम 30वें क्वेश्चन के, ये भी 1998 में पूछा गया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका बॉयकॉट करने का मेन कारण क्या था। पहला ऑप्शन है आपके पास, देयर वॉज नो इंडियन अंडर द मेंबर इन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने का जो कारण बताया जा रहा है, पहला ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो साइमन कमीशन से इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे। ऑप्शन बी है इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। दूसरा यानी कि तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, कांग्रेस ने महसूस किया था कि भारत के लोग स्वराज के हकदार है।
चौथा स्टेटमेंट है कि सदस्यों के बीच में क्या था, मतभेद था। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके वजह से 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका बायकॉट किया जा रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका जो बॉयकॉट करने का जो सबसे मेन कारण था वो ये था कि उसमें जितने भी जो मेंबर थे, यानी कि जो साइमन कमीशन थे वो 7 मेंबर की क्या था, एक कमीशन था। उसमें जितने मेंबर थे वे सारे कौन थे, व्हाइट पीपल थे, यानी कि ब्रिटिश पीपल थे। इसी वजह से उसका क्या किया जा रहा था, तो भारत के अंदर बॉयकॉट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1998 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो इंडियन मुस्लिम है, यानी कि इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्ट, यानी कि अट्रैक्ट टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट विकास, यानी कि मुस्लिम भारतीय जो कि भारत की जो मुस्लिम है वो समान रूप से चरमपंथी आंदोलन के प्रति क्या थे, आकर्षित क्यों नहीं हो पाए थे, इसका क्या कारण था। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान का प्रभाव। दूसरा यानी कि ऑप्शन बी है चरमपंथी जो नेताएं थे उनका मुस्लिम के प्रति विरोधी रवैया था। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति क्या था, उदासीनता दिखाई गई थी। चौथा इस ऑप्शन है आपके पास हिंदू पक्ष का जो राग अलापेन की चरमपंथियों की नीति थी। तो आपको ये बताना है कि जो मुस्लिम भारतीय थे वो चरमपंथी आंदोलन के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो पाए थे इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, चरमपंथी के बारे में, चरमपंथी की जो मातृभूमि के लिए क्या था, जीवन सहित सब कुछ बलिदान करने पर वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। उन्होंने अशोक, शिवाजी, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अतीत ने जो नायक हैं उनका आगाहन करके लोगों का आत्मसम्मान और देश के प्रति देशभक्ति जगाने की कोशिश की थी। तो हिंदू अतीत का जो राग अलापेन की चरमपंथी की जो नीतियां थी जिनके कारण भारतीय मुस्लिम आंदोलन में आकर्षित नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1998 में पूछा गया था। इसमें आपको ये बताना है कि जो मेंटोको है, यानी कि आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस घटना के तहत मेंटोको को निवारक हत्या का चरित्र दिया गया। ऑप्शन ए है किलिंग ऑफ आईएनए एक्टिविटीज। ऑप्शन बी है आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी को गोली मार देना। ऑप्शन डी है शूटिंग ऑफ कुर्जन विथ, यानी कि कर्जन विर्थ का, कर्जन विर्थ को गोली मारना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि ये समझिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1919 में, जो कि अमृतसर में हुआ था, इस इवेंट के बाद जो मेंटोको थे उसको किसका, यानी कि इसको किसना, इसको कौन सा कैरेक्टराइज दिया गया, तो निवारक हत्याकांड के हत्या के रूप में इसको चरित्र किया गया। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1998 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 4 इवेंट है, इनको आपको सीक्वेंस से लगाना है, यानी कि इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगाना है। पहला है अगस्त ऑफर, दूसरा है द आईएनए ट्रायल ऑप्शन, और तीसरा है द क्विट इंडिया मूवमेंट, फोर्थ है आपके पास द रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रिवॉल्ट। ऑप्शन ए है पहला तीसरा दूसरा चौथा। ऑप्शन बी है तीसरा पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन सी है पहला तीसरा चौथा दूसरा। ऑप्शन डी है तीसरा पहला चौथा दूसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला तीसरा दूसरा चौथा। अगस्त ऑफर की बात करते हैं तो वो हुआ था 1940 में। आईएनए ट्रायल की बात करते हैं तो वो हुआ था 1945 में। क्विट इंडिया नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये किया गया था 1942 में। रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग रिवोल्ट हुआ था 1946 में। तो इसलिए जो इसका करेक्ट सीक्वेंस था वो था आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आप जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द
अर्ली फेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभावित चरण के दौरान चरमपंथी विचारधारा को परिभाषित करते हैं। पहला है यानी कि ऑप्शन ए है, आयातित वस्तुओं पर उन्हें भारतीय देकर स्वदेशी वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो भी वस्तुएं ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से भारत में जो इंपोर्ट किए जा रहे थे उसको कम यानी कि उस पर बैन लगा करके उसको बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तु यानी कि जो देश में उत्पाद किए जा रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना। बी है आपके पास यानी कि याचिकाओं और संवैधानिक तरीके के स्थान पर क्या है, आक्रमण तरीके से स्वशासन प्रदान करना, यानी कि जितनी भी यानी कि आपको ये बता जो बी स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन है, उसमें ये कहा गया कि जो भी याचिका यानी कि जो भी बातचीत वाले तरीके थे, जो भी संवैधानिक तरीका था उसको हटा करके आक्रामक यानी कि उग्रता वाले एक्टिविटी आक्रामक तरीके से शासन यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी है, उसमें क्या है, देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। और चौथा स्टेटमेंट है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन है, सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या है, तख्ता पलट करने की आयोजित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के शुरुआती में चरमपंथी भारत में राष्ट्रीय नेताओं का एक नया वर्ग उभर के आया था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया है अधिक आक्रामक यानी कि आक्रामक वाला उन्होंने अपना रुख अपना रखा था। वे आमतौर पर युवा थे और उदारवादी नेताओं के नरम और प्रेरक दृष्टिकोण पर वो विश्वास नहीं करते थे। वे विरोध और मांग के संवैधानिक तरीके से नहीं चिपके हुए थे। उन्होंने बहिष्कार हड़ताल जैसे सहारा लिया था और उन्होंने विदेशी जो विदेश से जो वस्तुएं निर्यात होकर के हमारे देश में आती थी उनको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। वे अनवाय विषय के बजाय क्या थे, टकराव में विश्वास रखते थे, यानी कि वो बातचीत ना करके आक्रामक में विश्वास वो रखते थे। वे मातृभूमि के लिए जीवन सहित सब कुछ बलिदान करने पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने अंग्रेज द्वारा भारतीय समाजों के पश्चिमीकरण का भी विरोध किया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, इसमें आपको करेक्टली मैच करना है। ए है आपके पास यानी कि पहला है थियोडोर बेग मोहम्मद यानी कि मोहम्मद एंग्लो अमेरिकन इलाहाबाद यानी कि अलीगढ़। दूसरा है एल्बर्ट बिल रिपन। तीसरा है आपके पास फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस। चौथा है आपके पास बरूद्दीन त्याबजी मुस्लिम लीग। तो इसको आपको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। यदि आप में से किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट ने 2022 में एग्जाम दिया हो यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो इस टाइप के ऑप्शंस को चेंज करके किस तरीके से रखा गया था, ऑप्शन ए में रखा गया था ओनली वन पेयर करेक्ट, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी में हो जाएगा ओनली टू पेयर। ऑप्शन सी में हो जाता है आपका ओनली थ्री पेयर और डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए में 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 1 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3। अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको बताना है सिर्फ एक पेयर सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ 2 पेयर सही है, ऑप्शन सी है सिर्फ 3 पेयर सही है, ऑप्शन डी है चारों के चारों पेयर करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ पहला दूसरा और तीसरा ही पेयर हमारा करेक्ट है, चौथा पेयर हमारा क्या है वो इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बरूद्दीन तैयबजी वो मुस्लिम लीग से नहीं जुड़े थे, लेकिन वे 1887 में मद्रास के कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसलिए जो हमारा फोर्थ मैचिंग था वो इनकरेक्ट था। क्यों, क्योंकि फोर्थ मैचिंग में मुस्लिम लीग बताया गया था, वो मुस्लिम लीग से नहीं लेकिन वो फर्स्ट मुस्लिम यानी कि प्रेसिडेंट थे किसके, 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कांग्रेस अपने पतन के लिए डगमगा रही है
और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शक्तिपूर्ण निधन में सहायक करूंगा। ये स्टेटमेंट किस पर्सन के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डॉल्फिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो बताने की जो स्टेटमेंट है वो किस पर्सन के द्वारा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, वो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे 6 जनवरी 1899 से लेकर के 18 नवंबर यानी कि 18 नवंबर 905 तक। एमसी डोनाल्ड कमीशन इनके द्वारा अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में। और उसी सेम ईयर में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने पुलिस पब्लिक यानी कि पुलिस कमीशन जो कि अंडर सर एड्रिन फ्रोज के अंदर 1902 और 3 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह बताने की गदर पार्टी के लीडर कौन थे? ए है भगत सिंह, बी है लाल हरदयाल, ऑप्शन सी है आपके पास लाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है बी.डी. सावरकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी यानी कि लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी और गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपको वो मिलेगा सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा। यानी कि जो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत में जो आया था, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय के रूप में विशेष निर्देशक के साथ आए थे, वो विशेष निर्देशक क्या था? ए है आपके पास भारत उपमहाद्वीपों का विभाजन करना, बी है कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल यानी कि यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखे, सी है आपके पास एक्सेप्ट जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिन्ना के द्वारा जो पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी उसको स्वीकार करना, या जो फोर्थ है कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि कीप इंडिया यूनाइट इफ पॉसिबल। He was not able to keep India united, so he was the plan to Balkan। यानी कि वो भारत को एक रखने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा बाल्कन योजना का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1998 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दो है, यानी कि एक आपका क्या है दाव दिया गया और दूसरा कारण दिया गया है। आपके पास जो दाव दिया गया वो ये कहता है कि खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की तह यानी कि तह में ला दिया। कारण इसका यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन दोनों सांप्रदायिक विरोध के तत्व का एक मुख्य तत्व था। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहता है ए और आर यानी कि दाव और कारण हमारा दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो हमारा दाव का सही व्याख्या करता है। बी है आपके पास ए और आर दोनों यानी कि दाव और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है हमारी व्याख्या हमारे दाव का सही व्याख्या नहीं करता है। सी है आपके पास दाव सही है कारण गलत है, और ऑप्शन डी है कारण गलत है दाव सही है कारण गलत है। यानी कि ऑप्शन डी है कि हमारे पास दाव गलत है कारण सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए यानी कि हमारा दाव भी सही है और उसका कारण भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 1998 का ही क्वेश्चन। इसमें भी आपके पास एक दावा है और एक कारण है। दावा ये कहता है कि 1905 में जो बंगाल के जो विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की जो भूमिका को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कारण ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन ने उग्रवादियों को नरमपंथियों से अलग कर दिया था। ऑप्शन ए है दावा और कारण दोनों सही है और कारण दावा की सही व्याख्या करता है। बी है दावा और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है व्याख्या की सही यानी कि दावा की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है दावा और दावा सही है कारण गलत है, और ऑप्शन डी है दावा गलत है कारण सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी यानी कि दावा गलत है कारण सही है।
अगर हम बात करते हैं दावा हमारा क्यों गलत है, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद क्या है, नरमपंथियों की भूमिका जारी रही थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी अलग हो गए थे, लेकिन लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में फिर से वो क्या हो गए थे, तो जुड़ गए थे। इसीलिए हमारा क्या था, दावा गलत है और कारण सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक दावा के रूप में, एक कारण के रूप में। दावा ये कहता है भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला जो विधेयक है वो 1911 में खारिज कर दिया गया था। कारण ये है, यदि प्रत्येक कृषक पढ़ सकते तो असंतोष बढ़ जाता। ऑप्शन ए है दावा और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है दावा की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है दावा और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण दावा की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है दावा सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी है दावा गलत है, कारण सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा दावा गलत है, कारण सही है। हमारा ए यानी कि दावा इसीलिए गलत है क्योंकि 1913 में था, ना कि 1911 में। शिक्षा की नीति पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। लेकिन निरक्षरता यानी कि जो हमारा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, को दूर करने की नीति को स्वीकार कर लिया गया था और प्रांतीय सरकार से गरीब और अधिक पिछड़े वर्गों को मुक्त प्राथमिकता शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, ठोस कदम उठाने का आग्रहण किया था। इसीलिए हमारा दावा यानी कि जो हमारा ए है वो गलत है और हमारा रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी 1998 में ही पूछा गया था। इसमें भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दावा के रूप में और दूसरा कारण के रूप में। दावा ये कहता है कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और इसका कारण ये है क्रिप्स मिशन में केवल गोरे लोग शामिल थे। ऑप्शन वही है आपके पास, ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेन करता है आर की, सॉरी आर जो है करेक्ट एक्सप्लेशन करता है ए की। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर गलत यानी कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए की। यानी कि दावा और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है सही व्याख्या नहीं करता है दावा की। अब बात करते हैं सी के बारे में, यानी कि हमारा दावा गलत है, दावा सही है, कारण गलत है। और ऑप्शन डी है कारण गलत है, दावा सही है, सॉरी ऑप्शन जो डी है उसमें कह रहा है दावा गलत है, कारण सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा दावा और कारण दोनों क्या है, कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए हमारा दावा इसलिए सही है क्योंकि कांग्रेस ने क्रिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो कि 1914 से लेकर के जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था वो चला था 1939 से लेकर के 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय क्या है, प्रभुत्व की स्थिति की सिफारिश की गई थी। मिशन ने केवल गोरे लोग, इसीलिए जो हमारा क्या था, कारण गलत है और यानी कि कारण और दावा दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है हमारा दावा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 1998 में पूछा गया था, एक में दावा है और वही कारण है। दावा ये कहता है कि 1992 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। कारण ये बताया गया था कि चोरा चोरी में अहिंसा ने उन्होंने आंदोलन रोकने के लिए पारित किया था। ऑप्शन वही है, ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए की। ए और आर दोनों सही है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, बोथ, यानी कि हमारा कारण और यानी दावा और कारण दोनों से, यानी कि बोथ ए और आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1920 फरवरी और 1922 में जो शक्तिशाली के रूप में आगे
बढ़ा था, यानी कि 19 जो कि फरवरी 1920 में जो असहयोग आंदोलन था वो 1922 में शक्तिशाली के रूप में आगे बढ़ता गया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 में क्या है, यूपी के गोरखपुर जिले में क्या है, एक चौरा चौरी जो गुस्साए थे किसान द्वारा एक स्थानीय पुलिस थाने में क्या है, आग लगा दी गई थी। यानी कि हमला करने के कारण क्या है, गांधी जी को ये आंदोलन रोकना पड़ा था। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1998 का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया 1946 में जब इंडियन मुस्लिम लीग को आंतरिक सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खान को किसका प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्मलियो सौंपा गया था। ऑप्शन ए है फॉरेन अफेयर्स, ऑप्शन बी है होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है फाइनेंस और ऑप्शन डी है डिफेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि फाइनेंस। ये समझ, जब सितंबर 1946 को आंतरिक संस्कार का यानी कि आंतरिक इंटरनल गवर्नमेंट का गठन किया गया था, उस टाइम मुस्लिम लीग के जो अंतरिम सरकार में जो शामिल होने के साथ क्या है, दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो लीग राजनेता लियाकत अली खान ने वित्त विभाग के प्रमुख बने थे। अब्दुल रब निस्तर ने डाक और वायुसेना का नेतृत्व किया था और इब्राहिम इस्लामियल चंद्रुगिर ने वाणिज्य विभाग का नेतृत्व किया था। लीग ने कानून विभाग का नेतृत्व करने के लिए क्या है, एक अनुसूचित जाति के हिंदू राजनीतिज्ञ जोगेंद्र नाथ मंडल को नामांकित किया गया था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि फाइनेंस। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आज का हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1947 में मुख्य रूप से देश के विभाजन के लिए सहमत क्यों हुए थे। पहला है आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशंस थ्योरी वाज देन एक्सेप्टेबल ऑफ देम, यानी कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत को तब उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था और कांग्रेस इस संबंध में असहाय थी। तीसरा ऑप्शन आपके पास, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के से बचना चाहते थे। और डी है ऑप्शन आपके पास, अन्यथा भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने में का अवसर खो देता। तो ये बताने की जो 1947 में जो हमारी कंट्री पार्टीशन हुई थी हमारी कंट्री का, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों एग्री हो गई थी, ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, यानी कि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने आजादी के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन यह विभाजन यानी कि विभाजन की कीमत पर आई। उन्होंने विभाजन को तत्काल सत्ता की लालसा के कारण क्या है नहीं, बल्कि भारत की प्रचलित गतिशीलता के कारण स्वीकार कर लिया था, जिसने स्वीकारित को एक मात्र व्यावहारिक नियंत्रण बना दिया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहती थी, इसीलिए 1947 में जो पार्टीशन आया था उसको क्या कर रखा, उसको उस पे एग्री कर लिया था, यानी उसको मान लिया था। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यह कि भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कौन थे, यानी कि किस कमेटी के मेंबर थे। ऑप्शन ए है अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑप्शन बी है नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस और ऑप्शन डी है द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी उन हिंसा को समाप्त करने के लिए कलकत्ता में पुरजोर कोशिश कर रहे थे, जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। यहां तक कि उन्होंने किसी भी उत्सव में भाग लेने से भी इनकार कर दिया था अपने शिष्य अब्दुल गफ्फार खान के साथ। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 1997 से लेकर के 1998 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1999 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस
करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने 2 साल के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया, जो यूपीएससी में ने प्रीलिम्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपने इसको अपने प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग इसके आंसर को लिखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।